MED 008 भूमंडलीकरण और पर्यावरण। इसका इकाई 1 भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम। इसके अंतर्गत 1.1 प्रस्तावना को हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि भूमंडलीकरण 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक 1980 का दशक 1990 के दशक में ज्यादा चर्चा में आया और न सिर्फ चर्चा में आया बल्कि विश्वव्यापी परिवर्तन के रूप में प्रकट हुआ है। हम अगर देखें तो विश्वव्यापी परिवर्तन विश्वव्यापी विस्तार के रूप में दिखा है। इसमें कई प्रकार की प्रथाएं सम्मिलित है। ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ आर्थिक संदर्भ ही देखा जाता है, बल्कि खान पान, जीवन स्तर, संस्कृति, भाषा, राजनीतिक विचार, विचारधारा, लोगों की आने जाने की नीति, पलायनवादी संस्कृति, इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी का प्रवाह, व्यापार में बदलाव, श्रमिक में बदलाव और निवेश ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां की भूमंडलीकरण ने सीधे तौर पर इनको प्रभावित किया है और संपूर्ण विश्व में प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण इस भूमि पर होने वाले तमाम घटनाओं को एक सीमित दायरे में आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। और यह भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण आज ऐसी बातें नहीं कि 1980 या 90 के दशक की ही धारणा है। अभी यह पूर्ण विस्तृत फलक के रूप में हम लोग के सामने दिखता है। हालांकि इसके पहले इस 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की जब हम बात करते हैं कि 1990 के दशक के बाद से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई, इसके पहले अगर हम 500 साल पहले चले जाएं, 15वीं शताब्दी में देखें तो जब समुद्र मार्ग से नए नए देशों की खोज हो रही थी, नए नए देशों तक पहुंच हो रही थी, तो वहां भी इस भूमंडलीकरण का प्रभाव आप देख सकते हैं। हम कहते हैं कि भारत की खोज की गई, अमेरिका की खोज की गई 1492 में, भारत की खोज की गई 1498 में। यह खोज क्या था? यहां पर भी तो सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक गतिविधि का अवलोकन करना था और उससे लाभ लेना था। न सिर्फ उस समय की पुरातन व्यवस्था को अंगीकार करना था, बल्कि नए देशों की खोज, नए परिवर्तन के माहौल तैयार कर रहा था। और हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इसीलिए की गई कि विश्व में शांति स्थापित हो। ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ एक ही देश की शांति की कामना की जा रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में शांति की पहल कोई नई अवधारणा नहीं है। मानव के संदर्भ में एक जो जागृति, जो जिज्ञासा है रही है, वह उसे सदा अपने नए नए रूप में आयाम स्थापित करते रही है। हालांकि वर्तमान में इसका संदर्भ आर्थिक ज्यादा हो गया है। हम अगर कह सकें तो आर्थिक भूमंडलीकरण, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आज के दौर में काफी तेजी से फैली है। यहाँ कोई उत्पाद भी बेचा जाता है तो वहां केंद्र में आर्थिक होता है। संस्कृति में भी आर्थिक पहलू को देखा जाता है कि मेरा सामान कैसे बिकेगा। और हम यह देखते हैं कि उत्पाद, कोई भी उत्पाद होता है तो वह आज संकीर्ण सीमित दायरे में ही रहकर नहीं देखा जाता है, बल्कि पूरे विश्व में उसका फैलाव हो रहा है। पूरे विश्व में उसका लाभ लिया जा रहा है। हम देखते हैं कि रेल का ही विकास हुआ, वायुयान का विकास हुआ, तो इनका लाभ सिर्फ एक ही देशों को मिला, ऐसी बातें नहीं है। जब अगर हम भारत की ही बात करें, भारत के संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि उपनिवेशवादी संस्कृति थी, रेल का विकास हुआ, तो
वहाँ पर उनका उद्देश्य यह नहीं था कि आम जनता को हमें सुविधा पहुँचाना है, बल्कि उद्देश्य था एक अच्छा माल लेना है और पक्का माल भेजना है। और जब ज़्यादा पक्का माल होने लगा, तो उसे कई एक देशों में भेजा जाने लगा और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था, बाजार व्यवस्था का कहीं न कहीं एकीकरण होने लगा। उपनिवेशवादी संस्कृति ने भी भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। यह अलग बात है कि इसके निहितार्थ उस समय नहीं खोजे जा रहे थे। बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करना और एक तरह से श्रम का भूमंडलीकरण करना, पूंजी का शोषण करना, इसी को तो वैश्वीकरण कहा जाता है। वर्तमान में जो परिवेश है, यह 1980 के बाद यहाँ से इसमें तेजी से बदलाव दिखा है और 1990 के बाद से तो इतना अधिक बदलाव दिखा कि कई तरह की हमारी निजी निजी नहीं, हमारी घरेलू उत्पादक जो कंपनी थी, जो भारतीय कंपनियां थी, वो तो समाप्त हो गई। वे वैश्विक संगठनों के सामने, वैश्विक कंपनियों के सामने न अपने आप को टिका कर रखने में वो समर्थ हो गई और विशाल हाथी के सामने छोटे-छोटे उद्योग नतमस्तक हो गए और विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो प्रौद्योगिकी थे, जो उनके उद्योग थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था थे, उनको एकीकृत करने की कोशिश की गई। इसी को तो हम वैश्वीकरण कहते हैं और इस कोशिश की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि सोवियत संघ की समाप्ति हो गई थी। पूंजीवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के हाथ, अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के हाथ ज़्यादा बड़े होते जा रहे थे। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा-सा भारतीय संदर्भ देखें, आपने वसुधैव कुटुंबकम का अवधारणा सुना होगा। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व को एक परिवार जैसा मानना। ऐसा विचार का सिद्धांत भी तो उदारीकरण का ही द्योतक है, भूमंडलीकरण का ही तो द्योतक है। ये अलग बात है कि इसमें हम लोग नैतिकता के पुट देखते रहे, हम लोग यहाँ पर आर्थिक शोषण की बात नहीं देखते हैं। हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार की भावना से देखते हैं। लेकिन भूमंडलीकरण के दौर के बाद यहाँ पर यहाँ का बाजार विदेशियों के लिए खुला और 1991 के दौर के बाद सरकार ने भी आर्थिक उदारीकरण को अपना लिया, इसकी मजबूरी थी और जाहिर है अपने दरवाजे विदेशियों के लिए खोलने के बाद उनको निवेश का समुन्नत माहौल उपलब्ध कराना अनिवार्य था, अपरिहार्य था और इस वैश्वीकरण ने भारत में भी एक अलग ही संस्कृति को जन्म दिया। न केवल आर्थिक रूप में, बल्कि स्वभाव, विचार, पहनावा, ओढ़ावा, भोजन के तरीके, भोजन के साधन, भोजन के तत्व, मनोरंजन के साधन, इसमें भी बदलाव आया। हमारी चिर परिचित जो वर्षों की पुरातन संस्कृति थी, जो परंपरा थी, उसमें बदलाव आने लगा। कुछ लोग उन्हें उसमें क्षरण आने की प्रक्रिया का भी नाम दिया और बाहरी दुनिया के लिए बाजार खुलने के साथ हर एक क्षेत्र में विदेशी कंपनियों ने अपनी निवेश की, अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी। हालांकि अगर हम वैश्विक तौर पर अब देखें तो यह भी बातें होती है, कुछ परिवर्तन वैश्विक तौर पर दिखे और जैसे कि हम पर्यावरण परिवर्तन को देखें तो यह पूरे विश्वव्यापी संस्कृति को प्रभावित किया। अगर आप जलवायु परिवर्तन की बात आपके दिमाग में आती होगी तो यह किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समस्या के रूप में आज नहीं देखी जाती है। इसका कारण है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का संबंध किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समस्या की बातें नहीं है। जलवायु परिवर्तन हो रही है, इसका मूल कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है और यह एक आर्थिक भूमंडलीकरण की अवधारणा है, इसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन विश्वव्यापी सांस्थानिक जो हस्तक्षेप है वह भी आज की जा रही है।